वेलकम दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो जजमेंट डिस्कस कर रहा हूँ वो बात करती है डाइवोर्स अपील बिफोर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। जो भी आप नीचे फैमिली कोर्ट में डालते हैं डाइवोर्स का केस, उसकी जो अपील्स आती हैं वो आती हैं हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा में। सो ऐसे ही एक केस में अपील आई है बिफोर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जहाँ पे हस्बैंड की जो डाइवोर्स का केस था उसको डिसमिस कर दिया गया। ग्राउंड्स क्या चुने हस्बैंड ने? दैट वाज क्रुएल्टी एंड डिसर्शन। सो ये चैलेंज हुई बिफोर हाई कोर्ट। नाउ सिंस हस्बैंड ने भी चैलेंज किया तो वाइफ ने भी अपनी जो अपील थी, एक रेस्टिट्यूशन का केस डाला था सेक्शन 9 का, सो दैट वो मैट्रिमोनियल होम ज्वाइन कर सके। उसकी अपील उन्होंने भी डाल दी। सो ये सारे केसेस क्लब करके एक ही बेंच ने, एक ही कोर्ट ने सुनवाई की और इस जजमेंट में कवर किया। सो मैं एक एक करके वन बाय वन आपको सारे फैक्ट्स डिस्कस करता हूँ। लेट अस सी कि क्या आउटकम रहा इस केस में। सो सेक्शन 13 की एप्लीकेशन थी, 2005 में इनकी शादी हुई और उनके फादर नहीं थे, मदर विडो थी। फरीदाबाद की पार्टी है जी। और अबाउट 1.5 मंथ्स साथ रहे। उसके बाद दे वेंट अवे। जो वाइफ थे उन्होंने अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ दिया। सो गुड़गांव में इन्होंने दे डिसाइडेड टू फाइनली टेक अ फ्लैट एंड रिसाइड। एक फ्लैट लिया गया, बट जो डिसीजन था फ्लैट में रहने का, दैट वाज नॉट गुड। ये चला नहीं, दिस डिडंट वर्क आउट। सो फाइनली ह्यूमिलेशन काफ़ी हुई हस्बैंड को एंड उनको फिर अपना जॉब छोड़ना पड़ गया एंड एट द एंड दे हैव टू पार्ट वेज। सो काफ़ी इंसिडेंट थे, जो जैसे कि कपड़े आग लगाना, ये सब। अपनी इनकी जॉब्स भी टाइम टाइम पे जाती रही ड्यू टू डिस्टर्बेंस एट होम। फिर थोड़ा रेजिडेंस का इशू था, कहाँ कैसे रहते थे, कैसे मैनेज रहता था। उसके बाद अडल्ट्री का भी यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया है कि इनका किसी और लड़की के साथ अफेयर था। फिर इन्होंने जो फरीदाबाद का इनका घर था उसको ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट की कि वो आप मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करें। तो जैसे कि हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में देखते हैं कि हर तरीके से फोर्सफुल प्रेशर किया जाता है। उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होती है डाउरी कंप्लेंट। 498 है कि वो सबमिट की गई थ्रू मदर्स एपेलेंट्स मदर। फिर वो वुमेन सेल में जाती है, जैसे कि काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। पुलिस पूरा सब्सटैंशिएट करती है क्लेम्स को और वेरीफाई करती है। उसके बाद फिर एफआईआर पर्चा कटता है। फिर ये सारी चीज़ें फैक्ट्स ऑफ द केस इसीलिए कोर्ट करती है ताकि वो एक एंड में कंक्लूजन तक पहुंच सके। और अ गुड जजमेंट इज दैट वन जहाँ पे एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऑन व्हाट बेसिस दैट केस हैज बीन डिसाइडेड। सो हम इन्हीं एवरमेंट्स जो फैक्ट्स हैं इन्हीं से हम डिड्यूस कर पाते हैं, इन्हीं से हम कल्मिनेट कर पाते हैं कि एक्चुअली इस केस में हुआ क्या, कैसे उनका ट्रांसफ़र हुआ, कैसे उनको जगह बदलनी पड़ी, कैसे उनके लिए मैट्रिमोनियल मेस रहा, उनके जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं उन्होंने कैसे उनको परेशान किया। फिर उसके बाद लड़की की तरफ से रेस्टिट्यूशन का केस आया, वो अपने पैसे उन्होंने क्लेम किए, कितना पैसा खर्च किया लड़के पे। एलिगेशंस लगे, खाता है, पीता है, मारता है, पीटता है, जो एक टिपिकल डाउरी कंप्लेंट का हिस्सा रहती है। सो इसका कितना सच कितना झूठ ये सभी को पता होता है। सो उसके बाद मैट्रिमोनियल होम में दे आर नॉट स्टेइंग फ्रॉम 2005, ये एक फैक्ट है। और फिर सेक्शन 13 में हस्बैंड ने फाइल कर दिया अपना डिवोर्स का केस फैमिली कोर्ट। फिर सेक्शन 13 का केस ट्रांसफ़र हुआ गाज़ियाबाद से फरीदाबाद एट वाया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की। जो वाइफ थे लड़की थी उन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया, जैसा कि होता है मैट्रिमोनियल केसेस में। नो डाउट्स एक एज ए कंफर्ट दिया जाता है वुमेन, ताकि उनके लिए हार्डशिप ना हो। सिंस मदर जो बॉयज़ हैं, हस्बैंड हैं, दे आर दी ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली, सो दे कैन मैनेज इट। वेयर एज इन कम्पेयर अगर कोई वर्किंग वुमन नहीं है उसके लिए बहुत एक्सट्रीम हार्डशिप हो जाता है, टेक इनटू लिटिगेशन एंड ट्रैवल फॉर। सो ये चीज़ मैं भी मानता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स। एक पहली प्रेफरेंस रहती है कि एट द प्लेस वेयर वुमन इज सिचुएटेड, दैट इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। अदरवाइज अगर कुछ कंट्ररी है सर्कमस्टांसिस के उस पर, तब वो डेफिनेटली इसका संज्ञान लेती है और ट्रांसफ़र होता है कि मैट्रिमोनियल केसेस में ज़रूर इन चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद एविडेंस होती है, जैसे कोर्ट में एविडेंस जो आपने केस डाला है उसके आप एविडेंस देते हैं, लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हैं। सेक्शन 9 का जो केस होता है वो भी उसी फैमिली कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सो दैट बोथ द पार्टीज कैन कम टुगेदर एंड रीच अ कंक्लूजन। उसके बाद क्रुएल्टी का जो एलिगेशन था उसको रिस्पोंडेंट हस्बैंड की तरफ से प्रूव करने की पूरी कोशिश की गई। दिखाया गया कैसा 1.5 महीने की शादी के बाद कैसे इनकी ज़िंदगी एक मिजरेबल टूर बन गई, जहाँ से उन्होंने जगह पे जगह बदली। और बट
कहीं भी इनको जाके एक मैट्रिमोनियल लिस्ट से कहते हैं मैट्रिमोनियल सिक्योरिटी, मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस नहीं मिलती। बाकी फैमिली मेम्बर्स का डेफिनेटली नाम उछाला जाता है, चाहे इनकी इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। बट ये एक सॉरी फैक्ट है, ये एक कड़वा सच है जो आप हम सभी जानते हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में ज़रूर पार्ट बनते हैं, स्पेशली मदर एंड फादर। जो उनके सिस्टर्स हैं या जो उनके भाई हैं वो तो बाद में आते हैं, बट सबसे जो नियरर एंड डियरर होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको भी इसका पार्ट बनाया जाता है। सो हुआ क्या, डिक्री ऑफ डिवोर्स शुड बी ग्रांटेड, ये प्रेयर थी ना, और डिवोर्स का जो था वो केस इनको नीचे नहीं मिला। सो दैट इज़ वाई हस्बैंड ऊपर अपील में आए और उन्होंने चैलेंज कर दिया फैमिली कोर्ट का ऑर्डर। बट वेयर एज सेक्शन 9 की एप्लीकेशन खड़ी हुई थी वाइफ की, सब कोर्ट ने दोनों ही पिटिशंस को साथ में सुनना चाहा। अब नाउ कोर्ट देखो इस पैरा से अपना ऑब्जर्वेशंस देने वाली है। वी हैव heard learned counsel for the parties and have perused the pleadings as well as evidence on record. So अब कोर्ट अपनी फाइंडिंग देगी कि जिन रिलेटिव्स को इन्होंने कंक्लूड किया है, इन्होंने विटनेसेस का भी नाम दिया है, आर्टिकल 4 PW1 जो मेंबर्स इन्वॉल्व थे उनका क्या रोल एट्रीब्यूट किया गया है, किनके नाम पे घर था, सिविल डिस्प्यूट पड़ा, फरीदाबाद की पार्टी पे शेयर्ड हाउस होल्ड जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया उसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे इनको जो वाइफ थी उसको रोका जाता था फोन पे बात करने से। सी देयर इज ऑलवेज अ सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी। सो जजमेंट ये भी रहता है कि वो वुमन की साइड की स्टोरी भी लिखना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू कम टू द कंक्लूजन एंड विदाउट हियरिंग द अदर साइड नो जजमेंट इज कंप्लीट। सो उन्होंने अपना काफ़ी रिकॉर्ड किया कि वुमन की तरफ की क्या स्टोरी थी, क्या उन पे भी थी, क्या क्या उनके फैक्ट्स थे, वो सारा कोर्ट ने अपना लिखवाया कि कैसे इनके साथ ट्रीटमेंट होता था, कैसे उनको डिफरेंसली उनके साथ स्ट्रेंज बिहेवियर करते थे उनके हस्बैंड, और कौन कौन पार्टीज थे, किनका रोल एट्रीब्यूटेड था, उनके साथ कौन कौन थे, कैसे उनको फोर्स किया जाता था कि वो डबरी लेके आए। सो एक पूरा कंप्लीट एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जाता है कि थक हार के वुमन को उसके पास और कुछ चारा नहीं रहता, उसको आखिरकार अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। सो दिखाया गया है कि कैसे एग्रीकल्चर लैंड बेचनी पड़ेगी उनको पैसे देके, अपना कैसे एक वाइफ ने सपोर्ट किया हस्बैंड को। फिर ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस 498 के केस में यूज होती हैं। फिर इसीलिए कोर्ट्स भी इस चीज़ का संज्ञान लेती है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट सबसे पहले घर पे छत होनी चाहिए, इसलिए रेजिडेंस राइट्स इज अ मस्ट। और जब पर्चा होता है, पर्चा तो क्रिमिनल ट्रायल का पार्ट होता है। हाँ, उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो एक्विटल होता है वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं। अगर आपने एक्विटल सिक्योर किया है दैट कम्स एंड गोज इन योर फेवर अगर आप डिवोर्स का केस लड़ रहे हैं। सो क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्रक्स जो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का होता है। उसमें टेस्टिमनी आती है, जितने भी विटनेसेस हैं, और उनकी टेस्टिमनी से जज कैन पॉइंट आउट कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। सो फैमिली कोर्ट्स में डेफिनेटली जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट रहें तो केयरफुल रहें, क्या आप कह रहे हैं, क्या आप ओमिट कर रहे हैं, क्या आप नहीं कह पा रहे हैं, उन सब चीज़ों को बड़ा ही ध्यान से जो फैमिली कोर्ट के डिवोर्स एक्सपर्ट्स होते हैं वो देखते हैं चीज़ों को। सो कोर्ट ने फाइनली माना कि एज ऑन द रिकॉर्ड जो एविडेंस आया है कि रिस्पोंडेंट वाइफ ने डिजर्ट कर दिया जी अपना मैट्रिमोनियल होम, एंड देयर इज नो आर्गुमेंट टू डिनाई। जो फैक्ट्स अपने आप कह रहे हैं कि ये मैट्रिमोनियल होम को छोड़ के गए हैं और उन्होंने केसेस पाए हैं, लिटिगेशन पाए हैं, इसीलिए जो सेक्शन 9 का कंजुगल राइट्स का वो एप्लीकेशन फाइल किया है उसको डिनाई करते थे। तो यहाँ अपील में अब क्या हुआ कि अपील में जो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन थी उसको रिवर्स कर दिया गया एंड एक्सटेंड रिवर्सेशन हैज बीन डिनाइड। Family Court Federal is set aside the extent revision thus the petition under section 9 of the act filed by the appellant is allowed while holding that she is entitled to degree of restitution of conjugal rights. So at the end outcome क्या आया, जो हस्बैंड का डिवोर्स पिटीशन था उसको डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने वाइफ की सेक्शन